Welcome to the course Industrial Process Control. So in this week we are going to discuss some very important concepts regarding process control. The first one is the process safety. Process safety से क्या मुराद है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इन दैट सेंस क्योंकि प्रोसेस जो होते हैं ये ख़तरनाक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑयल एंड गैस प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हर वक्त गैस होती है। तो अगर वहाँ पे कोई स्पार्क हो जाए, मतलब अगर कोई लाइटर अगर वहाँ चला दे, कोई स्पार्क कर ले, कोई स्मोकिंग कर ले, या इवन कोई हल्का सा शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो उससे जो है वो फायर प्रोड्यूस हो जाती है। और ये इट्स जस्ट लाइक एन एटॉमिक बॉम्ब। यानी यहाँ के कुछ वीडियो तो आपके पास सऊदी अरामको की होंगी कि जिसके अंदर इस तरह के इवेंट्स हुए हैं, और वो पलक झपकने में जिसे कहते हैं ना, हर चीज़ उड़ जाती है। तो इस तरह के जो प्रोसेसेस होते हैं इनमें प्रोसेस सेफ्टी का जो है एक अंसर होता है। प्रोसेस सेफ्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। प्रोसेस सेफ्टी लैक ऑफ अवेयरनेस वुड बी कॉस्टलियर दैन यू थॉट। तो प्रोसेस सेफ्टी में अगर कोई नुकसान होता है तो इंसानी यानी जानी नुकसान भी होगा, और आपके जो एसेट्स हैं, माली नुकसान, दोनों तरह के जो नुकसानात होते हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं। अच्छा, तो व्हाट इज़ प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट? प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट एक प्रोसेस का नाम है, एक सिस्टम का नाम है कि आप अपने जो प्रोसेस हो रहा था उस वहाँ पे जो भी काम होता है उसको सिस्टमाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दी प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रोएक्टिवली अवॉइड्स इंसिडेंट्स इन दी हैजर्डस इंडस्ट्रीज लाइक केमिकल प्लांट्स, oil and gas installations, fertilizer, pharmaceuticals, explosives, and that handle, store or process toxic or flammable chemicals। तो ये थी इसकी डेफिनेशन प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट की। अच्छा, अब इसमें प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम इंटीग्रेट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्क्स इन अ फैसिलिटी एंड पुट्स देम अंडर द कंट्रोल ऑफ अ मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब आपके पास एक हैज़र्ड है, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे कि हैज़र्ड क्या होता है, सेवेरिटी क्या चीज़ होती है। इनको हमने कंट्रोल करना होता है, यानी हमने तो प्रोसेस तो करना है अपने बिजनेस के लिए। तो उस प्रोसेस में जो हैज़र्ड्स हैं उनको हमने कंट्रोल में लेकर आना होता है। By establishing a risk-based awareness of the safety impacts of the technology, personnel and management, the system provides a dynamic environment for the continual improvement। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे डेफिनेशन है हैज़र्ड कि हैज़र्ड क्या चीज़ होती है? सोर्स और सिचुएशन विद अ पोटेंशियल फॉर हार्म टू ह्यूमंस प्रॉपर्टी एंड डैमेज टू द एनवायरनमेंट और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। यानी अगर उसमें इन इन इस तरह के पोटेंशियल पाए जाते हैं कि वो हार्म कर दें ह्यूमंस को, प्रॉपर्टी को या इन्वायरमेंट को, तो उसको हम हैज़र्ड बोलते हैं। डेंजर, डेंजर हम कहते हैं रिलेटिव एक्सपोजर टू हैज़र्ड। ठीक है, कितना वो एक्सपोज है उस हैज़र्ड को, उसको हम बोलेंगे डेंजर। और रिस्क, रिस्क क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस एंड सेवेरिटी ऑफ इंजरी और डैमेज। यानी इसमें इसकी दोनों की कॉम्बिनेशन के लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, यानी कितने परसेंट चांस हैं कि ये अकरेंस होगी, और उसकी सेवेरिटी कितनी है। जैसे मिसाल के तौर पे आप सेवेरिटी समझ लें 0 से 10 के दरमियान, तो 0 का मतलब है कि नो सेवेरिटी, 10 का मतलब है डेथ। तो 0 से 10 के दरमियान आप सेवेरिटी को रेटिंग कर लें, और लाइकलीहुड को आप कर लें, जैसे प्रोबेबिलिटी होती है 0 to 1, यानी 0 मीन्स नो, नो मतलब वो इवेंट नहीं होगा, और 1 मीन्स सर्टेन इवेंट कि वो होके रहेगा। तो इसके दरमियान जो है आप देख सकते हैं कि लाइकलीहुड कितनी है। फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, उस मल्टीप्लिकेशन के बाद एक फैक्टर आपका निकल आएगा। आपने उस फैक्टर को एक लिमिट से कम रखना होता है, यानी एक लिमिट डिफाइन कर देंगे, उस लिमिट से इस ये जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसको कम रखना है आपने बेसिकली। अब जैसे मिसाल इसकी एग्जांपल मैं यूँ दूंगा कि जैसे मिसाल के तौर पे आप प्लांट पे जाते हैं, तो अब वहाँ पे बहुत सारे खतरात हैं, तो आप क्या करते हो? सेफ्टी शूज़ पहनते हो। उन सेफ्टी शूज़ से क्या होगा कि आपके टांगे जो हैं बहुत सारे खतरात से महफूज हो जाती हैं। तो अब आपने जो है उसको, जो हैज़र्ड्स हैं उसको अंडर कंट्रोल कर लिया। इसी तरीके से आप हार्ड हैट पहनते हो। हार्ड हैट जो होता है हेलमेट को बोलते हैं। हार्ड हैट यानी सख्त टोपी, यानी हेलमेट जो आप पहनते हो, सेफ्टी ग्लासेस पहनते हो, आप कवर ऑल पहनते हो प्लांट के अंदर। आप विदाउट कवर ऑल नहीं जा सकते, तो प्लांट के अंदर आप कवर ऑल पहनते हो ताकि आपके एक तो उसमें ये होता है कि वो फायर रिटार्डेंट होती है कि अगर आग लगी हो तो अगर आपने कवर ऑल पहनी है तो वो आग अंदर नहीं जाएगी, उससे दूर रहेगी। वो इस तरह का कपड़ा होता है। दूसरा जो है उस पर केमिकल की अगर स्प्लैशिंग हो जाए तो उससे आपकी बॉडी बच जाएगी। तो ये इस तरह से इनको बोलते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये तो थी पीपीईज की बात। इसके अलावा जो आप जो है अपने सिस्टम के अंदर भी सेफ्टियाँ ऐड करते हो, उसके अंदर आप ट्रिपिंग ऐड करते हो, उसके अंदर मुख्तलिफ
जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हो कि जिससे आपका जो रिस्क होता है प्लांट का वो अंडर कंट्रोल आता है। ये बहुत डीप टॉपिक है, इस पे प्रॉपर इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स भी होती हैं जिसको पीएचई ट्रेनिंग कहा जाता है, या रिस्क एनालिसिस बोला जाता है, हैज़र्ड एनालिसिस बोला जाता है। तो एनी हाउ, अच्छा हैज़र्ड क्या है? एनीथिंग दैट कैन कॉज हार्म, जिसमें केमिकल, इलेक्ट्रिसिटी, लैडर्स वगैरह। रिस्क क्या है कि हाउ ग्रेट द चांसेस दैट समवन विल बी हार्म्ड बाय द हैज़र्ड। अच्छा, अब प्रोसेस सेफ्टी क्या करती है कि प्रोसेस सेफ्टी में रिस्क मैनेजमेंट आ जाएगी आपकी, रिस्क मैनेजमेंट आप करोगे। फिर रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग इसके अंदर आ जाएगी। आज हम रिलायबिलिटी के भी थोड़े से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। स्टाफ कॉम्पिटेंस के, स्टाफ कितना ट्रेंड है आपका, आपका स्टाफ जो है ट्रेंड होना चाहिए ताकि वो जॉब को सेफली परफॉर्म कर सके। यानी स्टाफ की कॉम्पिटेंस जो है वो ना सिर्फ प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है कि स्टाफ है उसको एक मशीन चलानी नहीं आती, वो गलत मशीन चलाएगा, वो मशीन भी तबाह करेगा, वो माहौल भी तबाह करेगा, अपनी जान को भी नुकसान में डाल सकता है वो बंदा। तो स्टाफ की ट्रेनिंग इसलिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अलार्म मैनेजमेंट के अलार्म सिस्टम्स होते हैं, फिर शिफ्ट लॉगिंग उसमें की जाती है। तो ये पूरी एक साइंस है, पूरा एक टॉपिक है। तो यहाँ पे इस कोर्स के अंदर आपको जस्ट उसका एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। अच्छा, फिर इसमें देखें 14 एलिमेंट्स होते हैं प्रोसेस सेफ्टी के। अब इसमें जो 14 नकात इसको हम बोलते हैं, मतलब 14 नकात, मैंने इसका नाम डाला हुआ 14 नकात प्रोसेस सेफ्टी के। जैसे कायदे आज़म के 14 नकात हैं, वैसे अब प्रोसेस सेफ्टी के भी 14 नकात हैं। तो एलिमेंट वन क्या है? एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि प्लांट के अंदर एक होता है परमिट टू वर्क सिस्टम। परमिट टू वर्क सिस्टम क्या होता है कि जिसमें आपको परमिट मिलता है कोई भी काम करने के लिए। तो परमिट टू वर्क सिस्टम जो है उसका उसका बेसिकली मकसद यही होता है प्रोसेस सेफ्टी, कि आपने कोल्ड वर्क जॉब करनी है, हॉट वर्क जॉब करनी है, आपने कन्फाइंड स्पेसिस के अंदर काम करना है, या आपने कोई भी उसमें व्हीकल एंट्री आपने करनी है। तो हमारे पास 7 टाइप्स के परमिट्स होते थे, 7 टाइप्स के, हर एक का डिफरेंट कलर होता था और उसकी अथॉरिटी होती थी कि ये जो जॉब है या ये परमिट जो है ये कौन बंदा ले सकता है, हु इज़ ऑथराइज्ड टू डू दैट वर्क। जैसे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन थी, वो मैं करता था, मुझे ऑथराइज थी, इंजीनियर्स को ऑथराइज थी, या बहुत ही जो सीनियर टेक्नीशियंस हैं उनको ऑथराइज थी कि वो करेंगे इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। तो इस तरह से जो है मतलब परमिट टू वर्क सिस्टम का जो बुनियादी कोर है, जो उसकी रीज़न है, वो सेफ्टी होती है। अच्छा, इसमें हम 14 पॉइंट्स पे वापस आते हैं। इसमें एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन है, प्रोसेस सेफ्टी इंफॉर्मेशन है, प्रोसेस हैज़र्ड एनालिसिस होता है। ठीक है, जिसमें ये हम मल्टीप्लिकेशन वगैरह कर रहे होते हैं और उसमें मुख्तलिफ कंट्रोल फीचर्स डाल के हम उसका जो रिस्क होता है उसको हम जो है वो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम कम करते हैं। ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, सेफ वर्क प्रैक्टिसेस हैं, कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल है। कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर थर्ड पार्टी के होते हैं ये बहुत बड़े हैजर्ड होते हैं आपके लिए। मतलब ये जो है, अब एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि ऑफशोर एक रिग थी। ऑफशोर होता है जो समुंदर के अंदर लगी हुई रिग है, उसके अंदर एक वेल्डिंग हो रही थी। वेल्डिंग के अंदर जो है वो अब ब्रेकर ट्रिप करता है वेल्डिंग में अक्सर बार बार, तो उसमें उसको ख़ास तरीके से वेल्डिंग को करना होता है। तो अब उसने क्या किया कि ब्रेकर को बाईपास कर दिया उस पर्सन ने, ये इसकी वीडियो में दिखाई गई थी। तो उसने जैसे ही बाईपास किया तो अब क्या हुआ, अब सेफ्टी उसने निकाल दी अपने लूप से, तो अब फिर आग लगी वहाँ पे, और आपकी जो वायर्स थी वो बर्न हो गई, और चूंकि वो एक ऑयल और गैस, ऑयल एंड गैस की रिग थी, तो वो वहाँ पे स्पार्क हो गया, पूरी पूरी रिग आपकी डैमेज हो गई। तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल जो है, जो थर्ड पार्टी लोग हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर जो आपके पास काम कर रहे होते हैं उनका कंट्रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फिर आप कहते हैं ट्रेनिंग स्टाफ की, फिर प्री स्टार्टअप सेफ्टी रिव्यू, कि जो आपका प्लांट है उसका आप स्टार्टअप से पहले रिव्यू करते हैं कि सारे चेक्स हैं, प्री चेक्स हो गए हैं। फिर उसके बाद मैकेनिकल इंटेग्रिटी, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, चेंज मैनेजमेंट, ठीक है, एसओपीज़ की जो इम्प्रूवमेंट वगैरह होती है वह उसके साथ साथ। फिर इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग, के अगर कहीं फायर हो जाए तो क्या टीम ऑर्गेनाइज्ड है, टीम को पता है कि अगर आग लग जाए तो मैंने क्या करना है। तो उसकी इमरजेंसी रिस्पांस प्लानिंग जो है उनकी इसकी ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं उसमें, ठीक है, जो कि रिवील नहीं किए जाते हैं। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस हैं। फिर कंप्लाइंस ऑडिट्स हैं, कि ऑडिट इज़, इसमें फिर 2 तरह के ऑडिट होते हैं, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट। कि आपके पास जो पहली बात तो ये कि सिस्टम मौजूद हो, दूसरा ये कि उस सिस्टम पर अमल हो रहा हो यानी सिस्टम मौजूद होता है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा होता। और वर्स्ट केस ये है कि सिस्टम ही मौजूद ना हो, दैट इज़ द वर्स्ट केस। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर किया जाता है इस प्रोसेस सेफ्टी के अंदर। इसकी पूरी एक फील्ड है जिसे एच एस सी इंजीनियर जो है
हेल्थ एंड सेफ्टी इंजीनियर, उसके स्कोप के अंदर ये सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं कि उसने प्लांट में सेफ्टी को इंश्योर करना होता है। अच्छा, अब इसमें सेफ्टी सिस्टम्स की बात करेंगे। हम इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल के अंदर अब आते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। उसमें हमने जो है हमारा जो मशीनरी होगी जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है, आप जो है जो भी प्रोसेस उसमें कर रहे हैं, उसमें ऑयल एंड गैस का प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल का, तो उसमें हमने सिस्टम को भी इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि वो सेफ़ हो, वो अनसेफ सिस्टम ना हो। ठीक है, अब उसमें फिर एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी को थोड़ा सा बताया गया कि टू इंश्योर द प्रोसेस प्लांट इज ऑपरेटेड एंड मेंटेन्ड इन अ सेफ वे सो दैट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज इज प्रोटेक्टेड, to provide such training and supervision as is necessary to ensure the health and safety of all employees, to provide a monitoring and shutdown system। अब ये देखें, शटडाउन सिस्टम की बात करें, इसे बोलते हैं सेफ्टी सिस्टम। देखें, अब डीसीएस का तो सबको पता होता है कि जी डीसीएस है, लेकिन डीसीएस के साथ एक और ऑयल एंड गैस और इस तरह के जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनके अंदर एक और सिस्टम भी होता है जिसको सेफ्टी सिस्टम बोलते हैं, जो कि बिल्कुल सेपरेट होता है आपके रेगुलर डीसीएस सिस्टम से। और सेफ्टी सिस्टम के ट्रांसमीटर्स वगैरह, उसके जो कंट्रोल वेल्व्स हैं वो सेपरेट होते हैं, वो नॉर्मल प्रोसेस कंट्रोल वाले नहीं होते, उसके साथ लगाए होते। जैसे अब आपके पास एक वेसल है, उस पर एक पीटी लगा होगा, उस पर दो पीटी होंगे, फिर एक होगा पीआईटी जैसे हमारे पास, तो एक होगा पीजेडआईटी। पीआईटी होगा आपका जो डीसीएस का प्रेशर ट्रांसमीटर है, और पीजेडआईटी होगा जो सेफ्टी सिस्टम का ट्रांसमीटर है। और सेफ्टी सिस्टम में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं रखी जाती, उसमें हम जो है प्रोग्रामिंग करके जो है लॉजिक्स, जो लॉजिक गेट्स होते हैं, एंड गेट और गेट, और डीएलडी जो आपने पढ़ी है उसमें प्रोग्रामिंग, उसके थ्रू उस तरह की प्रोग्रामिंग करके हम उसको प्रोग्राम कर लेते हैं कि अगर ये सेंसर ऑपरेट हो जाए तो प्लांट ट्रिप हो जाए। फिर उसमें ट्रिपिंग में फिर डिफाइन करते हैं कि कौन कौन सा मशीन ट्रिप हो, यूनिट ट्रिप हो, या पूरा प्लांट शट डाउन हो आपका, तो उसमें भी फिर ट्रिपिंग के लेवल्स बनाए जाते हैं कि हमने। अच्छा, फिर उसमें अलार्म, पहले तो अलार्म आता है, जैसे हाई और हाई और लो, ये अलार्म आते हैं। ठीक है, अलार्म आएगा, बजर बजेगा, उसकी येलो कलर की जो है वो इंडिकेशन आ जाएगी एचएमआई के ऊपर कि जी मसला है, यहाँ पे कोई अलार्म है। और अगर वो अलार्म एड्रेस नहीं होता, उसको इग्नोर किया जाता है, और वो सिचुएशन पैरामीटर अपने लिमिट से बहुत ही ज़्यादा आउट हो जाता है, तो फिर आता है ट्रिप, जिसमें आपका हाई हाई या लो लो ट्रिपिंग का लेवल आता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें देखें, टू इंश्योर द हेल्थ एंड सेफ्टी एज फार एज रीजनेबली प्रैक्टिकल ऑफ ऑल पर्सन who are not employees but who may reasonably be expected to be at risk from operations carried out by a company। अच्छा, अब इसमें जो एम्प्लॉयज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं कि टू टेक केयर, रिस्पॉन्सिबल केयर फॉर देयर ओन सेफ्टी। इंसानों का अपना बिहेवियर जो है ना वो अनसेफ होता है। जैसे एक बंदा है, अब वो जो है मिसाल के तौर पे, ठीक है वो काम कर रहा है, लेकिन अगर वो काम ही ठीक नहीं कर रहा, मतलब काम कर रहा है ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो काम सेफली नहीं कर रहा, ठीक है, मिसाल के तौर पे उसने कोई चीज़ उठानी है, कोई हैवी चीज़ उठानी है, वो बस ऐसे अंडरटेकर बन के उठाने की उसको कोशिश करता है, उसकी बैकबोन ख़राब हो सकती है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा शोर में आप काम करते हैं तो आपको वो लगाने पड़ते हैं, ईयर पिन्स, ईयर मफ्स आते हैं आपके, जो आप कानों पे लगाते हैं। आपने अगर कोई चीज़ जो है कोई वेल्डिंग करनी है तो आप फेस शिफ्ट शील्ड लगाते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, आप जो है ग्राइंडिंग प्रॉपर तरीके से करते हैं कि आपको नुकसान ना हो। ये जो आपके अज़ा हैं, आपके हाथ हैं, आपके बाजू, ये आपके अपने हैं भाई। अगर आप इसको सही तरीके से नहीं करेंगे, एक तो आप अपने आप के लिए ख़तरा बन जाएंगे, दूसरा जो आपके साथ काम कर रहा है आप उसके लिए ख़तरा बन जाएंगे। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी काम करें उसको सेफली करें। ठीक है, आपने हाइट पे काम करना है तो आप जो है प्रॉपर सीढ़ी के साथ उस पर काम करें, यानी प्रॉपर वहाँ पे जब आप काम करें तो वहाँ पे सपोर्ट हो जिस पे आप काम कर सकें। फिर आपने एक सेफ्टी हार्नेस पहनी हो कि अगर आपका पाँव स्लिप हो जाए तो आपको हार्नेस प्रोटेक्ट कर ले। अब ये भी होता है कि हमारे यहाँ ये हुआ था कि वो सेफ्टी हार्नेस जो है वो उसी सीढ़ी के साथ ही कनेक्ट की हुई थी एक बंदे ने, अब वो जब सीढ़ी गिरेगी तो वो भी सीढ़ी के साथ ही गिरेगा, यानी सेफ्टी हार्नेस का जो पॉइंट है वो डिफरेंट होना चाहिए आपकी उस सरफेस से जिस पे आप खड़े हैं, ताकि अगर आप स्लिप हों तो वो आपको होल्ड कर ले। अच्छा, टू टेक रिस्पॉन्सिबल रीजन टू टेक रीजनेबल केयर फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड टू अवॉइड मिस यूजिंग और डैमेजिंग एनी इक्विपमेंट और सिस्टम दैट इज़ डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट पीपल्स सेफ्टी। ठीक है, अच्छा, अब फिर इसमें एक और कॉन्सेप्ट था इंट्रिंसिक सेफ्टी का, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके थे, यहाँ पे इसमें दोबारा इसने बात की है, जस्ट बताया है, स्कोप में नहीं है वो इस कोर्स के। इंट्रिंसिक सेफ्टी डिस्क्राइब्स द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स
and other systems to operate in explosive or flammable environments without any risk of sparks or arcs causing an explosion or fire। यानी इस तरह का सिस्टम जिसमें जान ना हो कि वो धमाका कर सके। यानी आप कह लें कि ऐसा सांप जिसके वो निकाल दिया गया, जिसके वो जो जहर वाले दांत है वो निकाल दें, ये उस तरह की चीज़ किस्म की बन रही है कि अगर खुदा न खास्ता कि शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है आपकी प्रोसेस के अंदर जहाँ पे गैस है, तो वहाँ पे आपके सिस्टम में इतना करंट ही ना हो कि वो जो है वहाँ पे स्पार्क का बाइस, आग का बाइस बने। आग क्या होती है कि जिसमें तीन चीज़ें होनी चाहिए, फायर फायर ट्रायंगल जिसे बोलते हैं, सोर्स, फ्यूल और ऑक्सीजन। ये तीन चीज़ें इकट्ठी हो गई तो आपकी आग लग जाएगी। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आप निकाल दोगे तो आग नहीं लगेगी। तो इसमें से फिर वही जो है करंट जो है बेसिकली आपका स्पार्क यानी सोर्स का बाइस बनता है। ठीक है, फ्यूल और ऑक्सीजन के साथ ये सोर्स, तो सोर्स को हम बेसिकली इसमें हटा रहे हैं। However, the general principles are either to design electrical systems in a way that avoid any possibility of parts that may spark coming into the contact with the operating environment, or else to avoid electrical components altogether. The latter point means that pneumatic sensors and actuators continue to find favor in some applications despite the advantages of electrical devices in most other aspects। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि इलेक्ट्रिकल में स्पार्क का खतरा होता है, तो इसकी जगह पे जो न्यूमेटिक हैं, न्यूमेटिक का मैंने आपको पहले भी बताया कि न्यूमेटिक सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि इनको आग नहीं लगती। ठीक है, हाइड्रोलिक में भी आग लगती है ऑयल को, तो न्यूमेटिक सिस्टम्स जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो इसमें लाया जा सकता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं डिज़ाइन ऑफ सेफ्टी सिस्टम को कैसे डिज़ाइन करते हैं। टिपिकल सेफ्टी सिस्टम यहाँ पे आपके पास एक नज़र आ रहा है आपको। पहले हम इस पे डायग्राम पे गौर करते हैं कि जिसमें आपका एक ये सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, सेंसर प्रोसेस को मेजर कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये ट्रांसमीटर है, बेसिकली ये सिग्नल ट्रांसमिट करता है ट्रिप एम्पलीफायर को। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि थ्रेशोल्ड होगा कि इसकी इतनी सेफ वैल्यू, एक एक वैल्यू डिफाइन कर देंगे हम सेफ्टी की वैल्यू, कि इससे ऊपर अगर वैल्यू होगी तो ये क्या करेगा, ये आगे जो है एक्चुएटर को फिर सिग्नल दे देगा। अब एक्चुएटर से मुराद वेल भी हो सकता है, जो वेल को जो प्लांट को शट डाउन कर दें, या अलार्म हो सकते हैं। तो ये एक सेफ्टी का एक लूप आपके सामने नज़र आ रहा है। A typical safety system consists of a sensor, a trip amplifier, and either an actuator or alarm generator, as shown in the figure 12.3. For example, in a safety system designed to protect against abnormally high pressures in a process, the sensor would be some form of pressure transducer, and the trip amplifier would be a device that amplifies the measured pressure signal and generates an output that activates either an actuator or an alarm if the measured pressure signal exceeds a preset threshold value. A typical actuator। अच्छा, अब इसमें जो है ये देखें। अच्छा, इसमें जो है ना ये सेल डिफाइन कैसे बोलते हैं, सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल। ठीक है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, सेल 4। हमारा सेल 3 का प्लांट था ऑयल एंड गैस, नॉर्मली सेल 3 पे होता है। जो न्यूक्लियर पीपीज होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए एनपीपीज, तो ये होते हैं आपके 4 के ऊपर। 4 का नीचे से ऊपर अगर जाएंगे 1, 2, 3, 4, इट मीन्स कि ये ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल बनते जा रहे हैं। यानी इनमें जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम होता जा रहा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या होता है, 1 - R, यानी 1 - रिलायबिलिटी। यानी अगर रिलायबिलिटी R है तो 1 - R इज़ योर प्रोबेबिलिटी ऑफ योर फेलियर, यानी PBF, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो इसमें आप देख लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंजरस फेलियर पर R इनमें सबसे कम है 4 में, 3 में थोड़े से ज़्यादा है उससे, 2 में उससे ज़्यादा है, और 1 में सबसे ज़्यादा है। तो सेल 1 सिस्टम, सेल 2, और इस एक्सपेंसिव भी इस तरह से होते जाते हैं कि सेल 4 आर द मोस्ट एक्सपेंसिव सिस्टम्स, एंड सेल 3 उससे लेस एक्सपेंसिव है, सेल 2 उससे कम लेस एक्सपेंसिव है, और 1 जो है वो सबसे मतलब लेस एक्सपेंसिव होंगे इस कैटेगरी के अंदर। अच्छा, फिर इसमें एक आता है स्टैंड बाय सिस्टम की एक कॉन्सेप्ट आता है कि स्टैंड बाय सिस्टम। स्टैंड बाय सिस्टम क्या होता है कि स्टैंड बाय सिस्टम अवॉइड द कॉस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एंड रनिंग 3 सेपरेट सेफ्टी सिस्टम्स इन पैरेलल। यूज ऑफ अ स्टैंड बाय सिस्टम मींस द ओनली सेफ्टी सिस्टम हैव टू बी प्रोवाइडेड। यानी एक सिस्टम के साथ एक और उस तरह का रेप्लिका सिस्टम आप लगा दें। जैसे एक जगह पे एक पंप लगा हुआ है, आप क्या करोगे, 2 पंप लगा दो, एक कंटिन्यूसली चलता रहे, दूसरा स्टैंड बाय में अवेलेबल हो। अब इसमें दो तरह के ऑप्शंस आते हैं, एक होता है कोल्ड स्टैंड बाय और एक होता है हॉट स्टैंड बाय। कोल्ड स्टैंड बाय ये होगा कि जी आपका एक पंप खराब हो गया, अब प्रोसेस इंटरप्ट हो गया, अब आप दूसरा पंप चलाते हो। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आप कोल्ड स्टैंड बाय, यानी जो बंद बंद स्टैंड बाय पड़ा होगा। हॉट स्टैंड बाय क्या होगा कि जी दोनों पंप चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे पंप कह लें, आप कंट्रोलर कहने चलें, दोनों कंट्रोलर आपके चल रहे हैं हॉटली,
यानी दोनों चल रहे हैं बैकवर्ड। तो उसमें जैसे एक में फॉल्ट आएगा तो वो फटाफट स्विच होके जो है दूसरे पे दूसरा कंट्रोलर्स को टेक ओवर कर लेगा और उसमें जो है प्रोसेस इंटरप्शन नहीं आएगी। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ हॉट स्टैंड बाय कि प्रोसेस इंटरप्शन उसमें नहीं आती। तो use of a standby system means the only two safety systems have to be provided. The first system is a continuous use, but the second is normally not operating and is only switched into operation if the first system develops a fault. The flaws in this approach are the necessity for the faults in the primary system to be near reliably detected and requirement that the switch must always work correctly. ठीक है। कोल्ड स्टैंड बाय क्या होगा कि इन कोल्ड स्टैंड बाय द सेकेंडरी यूनिट इज पावर्ड ऑफ, thus preventing the reliability of the unit. The drawback of this design is that the downtime is greater than in hot standby because you have to power up the standby unit and bring it online into a known state. This makes it more challenging to reconcile synchronization issues, but due to the length of the time it takes to bring the standby online, यानी इसमें जो है आपके पास मतलब अनएक्टिव स्टेट में वो अवेलेबल होगा तो उसको आपको एक्टिव स्टेट में लेकर आना पड़ेगा। तो इसमें ये देखें डाउन टाइम की बात, डाउन टाइम ये होता है कि वो टाइम जिसमें आपका प्लांट डाउन है, यानी आपका प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो डाउन टाइम इसमें ज़्यादा होता है। हॉट स्टैंड बाई में क्या होगा कि इन हॉट स्टैंड बाई द सेकेंडरी यूनिट इज पावर्ड अप एंड कैन ऑप्शनली मॉनिटर द डक DUC डक, ठीक है। इफ़ यू यूज़ दी सेकेंडरी यूनिट एज अ वॉच डॉग, वॉच डॉग जो हर वक्त उसको जो है वो चल रहा है एज अ वॉच डॉग, यानी उस पर नज़र रखी हुई है उसने, वॉच डॉग टाइमर होता है एक जो अच्छा। एंड द वोटर टू डिसाइड व्हेन टू स्विच ओवर, यू कैन एलिमिनेट द नीड फॉर अ थर्ड पार्टी टू डू दिस जॉब, यानी इसमें ये हर वक्त आपका चलता रहेगा जो हॉट स्टैंड बाय है। और इसमें क्या होगा कि आपका डाउन टाइम कम हो जाएगा और प्रोसेसिंग इंटरप्शन जो है वो नहीं होती नॉर्मली। जैसे आपके फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोलर्स होते हैं, जैसे हमारे पास DCS में कंट्रोलर था, स्काडा में था, तो वो फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोलर ही होता है कि वो एक के साथ एक आप हॉट रिडंडेंट रखते हैं उसको, ठीक है। तो जैसे ही एक में फॉल्ट आता है तो दूसरा उसको विद इन नो टाइम टेक ओवर कर लेता है। अब उसी तरफ हम जा रहे हैं कि अगर आपके पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसमें आप क्या करते हो कि रिडंडेंसी यूज़ करते हो, एक कंपोनेंट के साथ दूसरा कंपोनेंट लगा देते हो। जैसे यहाँ कंपोनेंट 1 के साथ आपने कंपोनेंट 2 एक एक्स्ट्रा लगा दिया। तो इस तरह करने से क्या होता है कि देखें, इस तरह करने से आपके जो सिस्टम की ओवरऑल रिलायबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें हम कहते हैं कि R1 इसकी रिलायबिलिटी है काम करने की, R2 इसकी रिलायबिलिटी है। अच्छा, अब फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्किंग इज रिलायबिलिटी, ठीक है। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - R1, यानी कंपोनेंट 1 फेल हो गया दैट विल बी 1 - R1, और कंपोनेंट 2 फेल हो गया दैट विल बी 1 - R2। अच्छा, अब इस पे गौर करें। अब इसमें 4 इवेंट्स बनते हैं। पहला इवेंट क्या है कि जब दोनों कंपोनेंट काम करें तो आपका इनपुट से आउटपुट जाएगी, ठीक है। दूसरा इवेंट क्या है कि कंपोनेंट 1 काम करे, कंपोनेंट 2 फेल हो जाए, तो कंपोनेंट 1 के थ्रू इनपुट चली जाएगी आउटपुट पे। थर्ड ऑप्शन क्या है कि कंपोनेंट 2 काम करे और कंपोनेंट 1 फेल हो जाए, तब भी सिस्टम आपका काम करेगा। और वर्स्ट केस ये होगा कि जब दोनों कंपोनेंट आपके फेल हो जाएं, ठीक है। तो अब इसकी हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं इस सिस्टम की रिलायबिलिटी की, इसका एक मेथड है। मेथड ये है कि इसमें हम कहते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इवेंट, ठीक है। 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इवेंट, ये सिस्टम की रिलायबिलिटी होगी। तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या है, जब दोनों कंपोनेंट फेल हो, दोनों कंपोनेंट का फेल होते हैं A एंड B, यानी A इसमें क्या होगा 1 - R1 डॉट 1 - R2, यानी जब ये दोनों फेल हो जाएंगे, यानी 1 - R1 डॉट इंटू 1 - R2। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 1 माइनस इंटू 1 - R1 डॉट 1 - R2। अब अगर आप रिज्यूम करो कि R1 R2 बराबर हैं तो ये स्केयर हो जाएगा 1 - R होल स्केयर, तो ये कंप्यूट करके आपके पास आ जाएगा 2R - R स्केयर। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक डुअल रिडंडेंट सिस्टम की ये इक्वेशन होती है रिलायबिलिटी की। इसका एक और तरीका भी है, वो आप इस तरह से निकाल सकते हो कि रिलायबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस, ठीक है, प्लस R1 इंटू 1 - R2 प्लस R2 इंटू 1 - R1, ठीक है। बस, यानी रिलायबिलिटी जब तीनों इवेंट्स काम कर रहे हैं, जो आपके 3 इवेंट्स काम कर रहे हैं, या दूसरा आप क्या कैसे निकाल सकते हो कि 1 - दी फोर्थ इवेंट,
आप इस तरह भी इसकी रिलायबिलिटी निकाल सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपके पास रिलायबिलिटी कितनी है, 0.9, 0.9 का मतलब है कि 90%। तो सिस्टम की अगर आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो रिलायबिलिटी आ जाएगी 0.99, यानी आपकी सिस्टम की जो ओवरऑल रिलायबिलिटी होगी वो 99% हो जाएगी। तो दिस इज द concept of dual redundant systems. So in redundant modular systems, faulty modules are disconnected and isolated from the system, and new modules are inserted into the highly tightly controlled environment. If a fault rises in a model, it is detected instantly and replaced with the healthy module. तो ये वो होती है हार्डवेयर रिडंडेंसी। तो ये मेरा जो पीएचडी का थीसिस था, फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल, वो भी इससे काफ़ी हद तक रिलेटेड है। मेरा जो काम था, खैर वो इससे काफ़ी आगे वाला काम है। तो लेकिन ये उसकी बेसिस हैं, उस काम की बेसिस ये वाली हैं, जो ये बुनियाद है उस काम की, कि वी हैव टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, अगर हमने उसको फॉल्ट टॉलरेंट बनाना है। अच्छा, अब नेक्स्ट डिज़ाइन इसके अंदर आता है ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी, टीएमआर। ठीक है, जो कि इस वक्त का लेटेस्ट आर्किटेक्चर आपको मिलेगा ज़्यादातर, वो है टीएमआर, ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी। इसमें हम क्या करते हैं कि तीन चैनल्स, हम तीन मतलब तीन, आप इसको चैनल समझ लें या तीन सेंसर कह लें इनको आप, तीन चैनल्स आप बना लेते हैं। अब तीन चैनल के बाद आप क्या करते हैं, जब आप मॉड्यूलर का वर्ड यूज़ करते हैं तो आप एक वोटर लगाते हैं, यानी आपने इसके बाद एक वोटर लगा देना है। अब वोटर ने क्या करना है कि 2 आउट ऑफ 3 वोटिंग करनी है। ये 2 आउट ऑफ 3 लॉजिक मैंने आपको जो है इससे पहले पीएलसी की प्रोग्रामिंग में करवाई भी थी, और ये यूज़ मैंने आपको बताया था कि सेंसर्स वगैरह में होती है, जहाँ पे आपके फ्लेम सेंसर्स हो गए, फायर एंड गैस के सेंसर हो गए, टर्बाइंस के अंदर, प्लांट्स के अंदर, तो वहाँ पे ये 2 आउट ऑफ n वोटिंग आमतौर पर होती है, यानी 2 आउट ऑफ n, यानी 2 आउट ऑफ 4, 2 आउट ऑफ 5। तो 2 आउट ऑफ 3 इसमें कौन सी हो रही है, 2 आउट ऑफ 3, यानी इन दो, अगर इसमें से एक भी चैनल फॉल्टी हो जाए, जैसे तीन चैनल्स हैं उसमें अगर आपकी मॉड्यूल 3 फॉल्टी हो गया, तो अब वोटर क्या करेगा, इन दो से आउटपुट निकाल लेगा, इनकी मीन वैल्यू निकाल के। इसके भी एल्गोरिथम्स होते हैं कि मीन निकालनी है, कैसे आउटपुट निकालना है। तो हम अभी ये अज्यूम कर लेते हैं कि मीन वैल्यू निकालेगा, तो इन दोनों की मीन से एक आउटपुट जनरेट कर देगा। यानी मॉड्यूल 3 फॉल्टी हो जाए तब भी आउटपुट आ जाएगी, मॉड्यूल 2 फॉल्टी हो जाए तब भी आउटपुट आपकी आ जाएगी, अगर मॉड्यूल 1 फॉल्टी हो जाए तब भी आपकी आउटपुट आ जाएगी। लेकिन अगर दो मॉड्यूल्स साइमल्टेनियसली फॉल्टी हो जाए फिर इससे आउटपुट नहीं आएगी। ये है एक लिमिटेशन ऑफ अ कन्वेंशनल ट्रिपल मॉड्यूलर रिडंडेंसी। अच्छा, अब इसकी हम रिलायबिलिटी फंक्शन निकालते हैं, वो हम कैसे निकालेंगे कि आर टी एम आर, ये आर सिस भी कह सकते हैं आप, सिस्टम की रिलायबिलिटी है, दैट इज़ R1। अच्छा, ये अब हम कैसे निकालेंगे, अब ये देखें, हम 1 बाय 1 निकालेंगे। 1 बाय 1 हम कैसे निकालेंगे कि व्हेन सिस्टम विल बी वर्किंग व्हेन ऑल 3 चैनल्स वर्क, यानी ऑल 3 चैनल्स में कौन कौन सी आ जाएंगी, R1 इंटू R2 इंटू R3। ठीक है, R1 इंटू R2 इंटू R3, जब तीनों चैनल काम कर रही हो, प्लस अगर चैनल 1 फॉल्टी हो जाए दैट विल बी 1 - R1 इंटू R2 इंटू R3। ठीक है, प्लस, यानी और की बात करें, यानी और अगर ये, यानी ये हो या ये वाला हो के अगर सिर्फ 2 वाली फॉल्टी हो जाए दैट विल बी R1 इंटू 1 - R2 इंटू R3, प्लस R1 इंटू, प्लस अगर ये वाली फॉल्टी हो जाए तो फिर क्या होगा कि R1 इंटू R2 इंटू 1 - R3। ठीक है, तो ये बस इतना ही, यहाँ तक हम रहेंगे, यहाँ तक हमारा सिस्टम जो है ना आर टी एम आर चलता चलता रहता है। तो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें हर एक को और उससे फर्दर इक्वेशन निकालें तो आपकी आ जाएगी 60, यहाँ पे नंबरिंग डली हुई है। सो दिस इज़ बेसिकली फ्रॉम माई रिसर्च, ये मेरा एक रिव्यू पेपर था पीएचडी का, ये वहाँ से कंटेंट कुछ इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं। अच्छा, अब इसमें अगर आप तीनों की रिलायबिलिटीज़ को इक्वेट कर दें, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R, वो इसमें पुट कर दें, अब क्या बन जाएगा आपका आर स्क्र प्लस आर स्क्र प्लस आर स्क्र माइनस 2R क्यूब, दैट विल बी 3R² माइनस 2R क्यूब। तो ये आपकी TMR सिस्टम की रिलायबिलिटी इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, अब अगर आप इसमें पुट करें एग्ज्यूम करके कि अगर 90% है, फॉर एग्जांपल 90% है। अच्छा, ये डिफरेंट होती हैं, जो आर होती है ना रिलायबिलिटी, इसको, इसकी पूरी कंप्यूटेशंस होती हैं कि आपने क्या क्या इसकी रिलायबिलिटी का क्या वैल्यू निकलती है। इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स आपके आते हैं, आपके जो है इसमें मीन टाइम बिटवीन फेलियर, मीन टाइम टू रिपेयर यानी MTTR, MTBF, मीन टाइम टू फेलियर, MTTF, ये सारे पैरामीटर्स इसमें आते हैं। खैर वो अभी इसमें हमारा उसमें जो है कोर्स में नहीं है अभी हम। अच्छा,
तो ये था सेफ्टी सिस्टम के मुतल्लिक एक ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा कि हम सेफ्टी सिस्टम्स किस तरह से डिज़ाइन होते हैं और इनमें रिडंडेंसी के क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, और प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है कि जिससे हम अपने प्लांट को जो है सेफ़ बनाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पता होना चाहिए रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। अच्छा, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ सम एडवांस टॉपिक्स इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल जो अब आपको मिलेंगे, जो लेटेस्ट डीसीएस आ रहे हैं उसमें एक है फजी लॉजिक, कि फजी लॉजिक और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यानी एएनएन। ये बेसिकली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम है, और ये इंटेलिजेंट कंट्रोल भी इसको बोलते हैं। अच्छा, अब इसमें फजी लॉजिक क्या होता है कि फजी मींस नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट और प्रिसाइज और ब्लर्ड। अच्छा, एक चीज़ इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये भी है कि देखें, आपका जो रेगुलर कंट्रोल सिस्टम होता है, आप क्या करते हो, उसकी फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडलिंग करते हो। फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडलिंग क्या होती है कि आप उसमें एक वेरिएंस लगाते हो, न्यूटन के लॉ, फलाने लॉ, के सी एल, के वी एल, फिर उसका उसका ट्रांसफॉर्म लेते हो आप, लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेके उसको दूसरी डोमेन में ले जाते हो, और फिर उसका ट्रांसफ़र फंक्शन निकालते हो, आउटपुट ओवर इनपुट, ठीक है। तो आप प्रॉपर उसकी मॉडलिंग करते हो। तो वो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडलिंग। ये जो इंटेलिजेंट कंट्रोल के टेक्निक्स हैं जैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हैं या ये आपकी हैं आपकी, तो ये ज़्यादातर डेटा ड्रिवन होती है, यानी इसमें आप इनपुट आउटपुट का डेटा देते हो, उस डेटा की बेसिस पर वो आपको मॉडल बना के देता है। तो ये फर्दर आपको क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि फजी इज मीन्स के नॉट क्लियर, डिस्टिंक्ट, प्रिसाइज, ब्लर्ड। फजी लॉजिक क्या होता है? फॉर्म ऑफ नॉलेज रिप्रेजेंटेशन सुटेबल फॉर नोशंस दैट कैन नॉट बी डिफाइंड प्रिसाइजली विच डिपेंड अपॉन दियर कॉन्टेक्स्ट, यानी जो चीज़ क्लियर ना हो। क्लियर ना हो से क्या मुराद है? जैसे एक बाइनरी है, बाइनरी तो आपको क्लियर होता है ना कि 0011, ठीक है, 01, तो वो होती बाइनरी, दैट इज क्लियर। उसको हम कहते हैं क्रिस्प सेट। इसमें फजी लॉजिक में उसको बोलते हैं क्रिस्प सेट। तो क्रिस्प सेट आपको दिया जाता है, उसको आप फजीफिकेशन करके उसको फजी सेट बनाते हो उसका, यानी उसमें आप लिंग्विस्टिक वेरिएबल डालते हो। तो वो क्या चीज़ होती है? A way to represent variation or imprecision in logic, a way to make use of the natural language। जो natural language आपकी होती है आप उसको यूज़ करते हो, वो भी अभी देखते हैं। Approximate reasoning, by contrast in Boolean logic the truth values of variables may only be 0 or 1। Fuzzy logic has been extended to handle the concept of partial truth। यानी partial truth क्या होता है कि वो आधा सच, ना full truth ना full झूठ, where the truth value may range between the completely truth and completely false। ठीक है। अब इसमें ट्रेडिशनल रिप्रेजेंटेशन लॉजिक क्या होती है? स्लो और फास्ट, ठीक है। अब फजी में क्या होगा कि इन बिटवीन जो है वो आपके इंटरवल आ जाएंगे। इसकी कोडिंग करते हैं। कोडिंग जो आपकी क्या आती है? बुलियन स्पीड, गेट द स्पीड, इफ स्पीड इक्वल 0, स्पीड इज स्लो, एल्स स्पीड इज फास्ट। तो ये आपका रेगुलर जो आपका बाइनरी जो है लॉजिक की वो बन रही है। अच्छा, फजी लॉजिक में होगा फॉर एवरी प्रॉब्लम मस्ट रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ फजी सेट्स, बट इज अ फजी सेट इज डिफाइंड इन अ पेयर ऑफ सम क्लोज्ड इंटरवल 0 to 1। अब 0 to 1 उसकी वैल्यूज होंगी, जैसे 0 है, 25% है, 50% है, 75% है, 100% है। इट ऑल्सो स्प्लिट्स इनटू सब सब इंटरवल्स कॉल्ड फजी सबसेट्स। जैसे स्लोवेस्ट आप कह लें, ये नेचुरल लैंग्वेज है ना, स्लोवेस्ट 0 से 0.25, स्लो 0.25 से 0.5, फास्ट 0.5 से 0.75, और फास्टेस्ट जो कि 0.75 से 1, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी कोडिंग फर्दर यहाँ पे जस्ट एक कोडिंग दिखाई हुई है। स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड स्पीड लेस देन 20.25 दैट विल बी स्पीड इज स्लोएस्ट, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ एल्स लगा के जो है इसको इसकी कोडिंग की हुई है। अच्छा, where is the fuzzy logic used? A fuzzy logic is used directly in very few applications. Most applications of fuzzy logic use is that underlying logic system for decision support systems। तो ये जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें decision support systems होते हैं, तो उसके अंदर ये फजी लॉजिक्स आपको जो है ये यूज़ होते हैं। अच्छा, इसमें एरोस्पेस में इस्तेमाल होते हैं, आपके ऑटोमोटिव्स के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं, बिजनेस के अंदर, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर, फाइनेंशियल जो है आपके इंस्टीट्यूशंस वहाँ पे ये यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल में इस्तेमाल होते हैं, स्पेशली जो वॉशिंग मशीन्स होती हैं उनके अंदर, वैक्यूम क्लीनर जो हाउस होल्ड आइटम्स आ रही हैं उसके अंदर, जापान के अंदर इन पे काफ़ी काम हुआ है। इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें हीट एक्सचेंजर है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कंट्रोल है, ठीक है। उसके बाद आपकी जो क्वालिटी कंट्रोल है उसमें इसका इस्तेमाल है। मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर होती हैं आपकी चीज़ें। मेडिकल में इसका इस्तेमाल है,
माइनिंग एंड मेटल प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स में इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है, ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो इसका काफ़ी इस्तेमाल है। अच्छा, अब इसके काफ़ी यूजेस हैं। अब फजी कंट्रोल सिस्टम क्या होता है कि फजी कंट्रोल सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द फजी लॉजिक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग फजी कंट्रोल सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। अब इसके स्टेप्स क्या होते हैं, 5 स्टेप हैं इसके। स्टेप 1 क्या होगा कि आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस टास्क, यानी आप अपनी प्रिंसिपल इनपुट आउटपुट और प्रोसेस टास्क को पहले आइडेंटिफाई करें। दूसरा स्टेप 2 क्या होगा, आइडेंटिफाई द लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स यूज्ड एंड डिफाइन फजी सेट्स एंड मेंबरशिप accordingly. Use these fuzzy sets and linguistic variables to form procedural rules. एंड स्टेप 4 क्या होगा, डिटरमिन दी डीफजिफिकेशन मेथड। और टेस्ट स्टेप 5 क्या होगा, टेस्ट द सिस्टम एंड मॉडिफाई इफ नेसेसरी। ये अभी हम एग्जांपल से करते हैं, क्लियर हो जाएगी ये सारी चीज़ें। फजी कंट्रोल कंबाइंस द यूज ऑफ फजी लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स विद फजी लॉजिक। इसमें एग्जांपल्स क्या है, स्पीड कंट्रोल, हाउ फास्ट आई एम गोइंग टुडे। अब जैसे स्पीड कंट्रोल सिस्टम चले हम बनाते हैं, हम जिसमें हमने अपनी स्पीड जो है वो उसको कंट्रोल करना है। तो अब उसमें लिंग्विस्टिक वेरिएबल पहले डिफाइन करें, उसमें क्या है, टेम्परेचर और क्लाउडी, यानी बादल कितने हैं। टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर कितना है, फ्रीजिंग है, कूल है, वार्म है, हॉट है, 4 आपके पास। तो यहाँ पे आपके 4 मेंबरशिप फंक्शंस बनेंगे। अच्छा, ये बहुत डिटेल में नहीं मैं जा रहा फजी लॉजिक के अंदर, इसकी पूरी डिटेल है, इस पर इंटेलिजेंट कंट्रोल का तो पूरा एक सेमेस्टर का कोर्स भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल। तो फ्रीजिंग, कूल, वार्म, हॉट, इनके मेंबरशिप फंक्शंस बनेंगे। ठीक है, फिर क्लाउड कवर। क्लाउड कवर क्या होगा कि बादल आए हुए हैं, ये ओवरकास्ट है, पार्टली है, क्लाउडी है और सनी है। यानी ओवरकास्ट फुल बादल, पार्टली क्लाउडी और सनी, यानी 3 इसमें हैं आपके मेंबरशिप फंक्शन। और स्पीड भी आपकी 2 मेंबरशिप फंक्शन है, या स्लो है या फास्ट है, जब भी हम देखते हैं। अब जैसे आपने रेंजेस डिफाइन की हुई हैं, और ये जो शेप होती है ना, इसको शेप बोलते हैं, शेप ऑफ मेंबरशिप फंक्शंस। ये आपकी शेप, आप पैरामीटर को देखते हुए जो है वो शेप डिसाइड करते हो कि आपने किस शेप का मेंबरशिप फंक्शन इसमें बनाना है। तो नॉर्मली ये ज़्यादातर ट्राइंगुलर हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर वालों के लिए, यहाँ पे भी वही यूज़ हुए हैं। तो अब इसमें देखें, फ्रीजिंग की रेंज है, फ्रीजिंग के 30 से नीचे है तो फ्रीजिंग 1 है, और 50 तक जो है ये रैम्प डाउन हो रही है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें कि मेंबरशिप फंक्शंस में वाई एक्सेस पे क्या होगा कि 0 से 1 के दरमियान। ठीक है, और एक्स एक्सेस पे क्या होगा कि पैरामीटर की रेंज, जो आपका पैरामीटर होगा उसकी रेंज आएगी। उसके बाद कूल है, फिर वार्म है और हॉट है, यानी कितना हॉट है टेम्परेचर। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से आपके बादल हैं, सनी, पार्टली और ओवरकास्ट। सनी आपका जो है 20% जो है वो बादल हैं, तो ये 20% से कम पे सनी कहता है, और 20 से 40 पे ये फिनिश हो जाता है 1 से 0 तक। और फिर 20 से 80 तक आपका पार्टली क्लाउडी है, पीक इसकी यहाँ पे 50 पे आ रही है, और 60 से आगे जो है 80 तक, और 80 से आगे फुल, यानी इसको हम ओवरकास्ट में करेंगे मॉडल। तो ये है हमारा जो है क्लाउडी के मेंबरशिप फंक्शंस। और स्पीड के आगे आ जाएंगे। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि हाउ फास्ट विल आई गो इफ़ इट इज़ 65 फ़ारेनहाइट एंड 25% क्लाउड कवर। यानी अगर आपके पास ये टेम्परेचर है 65 फ़ारेनहाइट, ठीक है, और 25% क्लाउड कवर है, अब आपने अपनी स्पीड आपकी कितनी होनी चाहिए। अब इसमें अब रूल्स डिफाइन करोगे। रूल क्या है जी, रूल्स आपको गिवन होंगे। अब इफ इट्स सनी एंड वार्म देन ड्राइव फास्ट। ठीक है, अगर सनी हो और वार्म हो तो फास्ट ड्राइव करो, यानी इसको आप यूँ लिखोगे कि सनी कवर एंड वार्म, ठीक है, स्पीड फास्ट। ये रूल आपका एक बन गया फास्ट का रूल। और इफ़ क्लाउडी एंड कूल देन ड्राइव स्लो, तो आप स्लो ड्राइव करो, यानी अगर क्लाउडी हो और कूल हो टेम्परेचर तो आप स्लो ड्राइव करो। तो ये आपका रूल इसमें बन गया। अच्छा, अब इसमें देखते हैं कि 65 आपको गिवन है, 65 गिवन है, तो वो एक्सेस पे आप देखें कि 65 कहाँ पे आता है, कि जहाँ पे आपका 65 आ रहा है, जिसपे आपका जो कूल है वो कूल आ रहा है 0.4, और वार्म है वो आ रहा है आपका 0.7। ठीक है, कूल और वार्म, यानी कूल कितना है 0.4 और वार्म कितना आ रहा है 0.7। ये आपके टेम्परेचर के लेवल्स आ गए। अच्छा, और 25% पे आप अपने क्लाउडी के देखें कि सनी कितना आ रहा है। 25% पे सनी आपका आ रहा है 0.8, और क्लाउडी कितना आ रहा है 0.2। ठीक है, 25% के ऊपर। तो ये आपके पास सनी और क्लाउडी आगे, और यहाँ से आपके पास कूल और वार्म आगे। ठीक है, अब आप अपने फास्ट और स्लो की वैल्यू निकालो। तो इसमें रूल याद रखिएगा, यहाँ पे ट्रिक होता है कि अगर आपके रूल में एंड लिखा हुआ है तो आपने मिनिमम का फंक्शन लगाना है, मिनिमम। और अगर उसमें और हो तो आपने मैक्सिमम का फंक्शन लगाना होता है।
ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि एंड है तो आपने मिनिमम का फंक्शन यहाँ यूज़ करना है। तो रूल क्या था, इफ़ सनी एंड वार्म ड्राइव फास्ट। अब सनी की वैल्यू पुट करें 0.8, वार्म की पॉइंट वैल्यू पुट करें, सनी एंड वार्म 0.8 और 0.7, तो इन दोनों में मिनिमम कितना है, 0.7 मिनिमम है, तो फास्ट आपकी वैल्यू आ गई 0.7। ठीक है। अच्छा, इफ़ इट्स क्लाउडी एंड कूल, अब क्लाउडी और कूल की वैल्यू जो पीछे आपने ली हुई है यहाँ से आप पुट करेंगे, क्लाउडी कितना है 0.2, कूल कितना है 0.4, अब इसमें से कम वाला कौन सा है 0.2, तो स्लो आपका आ जाएगा 0.2। तो यहाँ से आपने अपने जो आउटपुट मेंबरशिप फंक्शन है, देखें पहले आपने क्या किया कि अपने इनपुट मेंबरशिप फंक्शन डिफाइन किया है, फिर उसके बाद आपने उसमें इफ एल्स रूल्स लगाए, और फिर आपने अपने आउटपुट मेंबरशिप फंक्शंस की वैल्यू निकाली। अब आप डी फजीफाई इसको करेंगे, ये पूरा एक फजी कंट्रोल सिस्टम जो पहले स्टेप्स में लिखा हुआ था। तो अब इसके मेंबरशिप फंक्शन देखें, ये है आपकी स्पीड का मेंबरशिप फंक्शन कि 25 जो है उस पर ये से नीचे स्लो है और 75 से फास्ट है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 0.7 इंटू दिस हाइट दिस मच वैल्यू, ये 75 जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसका, और 0.2 किसका है, 0.2 आपका स्लो का, यानी जो कि 25 की के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है डिवाइड। अच्छा, अब इसमें मुख्तलिफ डिफरेंशिएशन में ना मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं, जिसमें से ये एक वाला जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वेटेड मीन का, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि स्पीड इज़ 20% स्लो एंड 70% फास्ट। तो अभी देखें हम इसमें हमने वेटेड मीन का फार्मूला लगाया है, इसमें बहुत सारे और भी हैं एल्गोरिदम, लेकिन ये एक वेटेड मीन का भी एक एल्गो है जिसमें 20 इंटू 25 प्लस 70 इंटू 75 जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू है इसकी 75 पे 1, और ये 25 पे 1 होगी। ठीक है। तो 20 इंटू 25 70 और 75 डिवाइडेड बाई 70 प्लस 20। ठीक है, ये इन दोनों का सम, और उसके बाद ये वैल्यू आपके पास आ गई 63.888 समथिंग करके, यानी 63.9 आप कह सकते हैं, या 63.89 63.9 अप्रॉक्सीमेटली इसकी स्पीड आ रही है। तो ये था एक फजी लॉजिक का एक ब्रीफ ओवरव्यू के जिस तरह से ये फजी लॉजिक सिस्टम्स काम करते हैं। अब कंक्लूजन इसका क्या हुआ कि फजी लॉजिक प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव वे टू रिप्रेजेंट लिंग्विस्टिक एंड सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड इन कंप्यूटिंग. It is able to be applied to control systems and other applications in order to improve the efficiency and simplicity of the design process. अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल एआई के अंदर यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसमें न्यूरल न्यूरल इज़ एन एडजेक्टिव फॉर न्यूरॉन एंड नेटवर्क डिनोट्स अ ग्राफ लाइक स्ट्रक्चर. Artificial neural networks are also referred to as neural net, artificial neural systems, parallel distributed processing systems, connectionist systems, ये उसके नाम है. For the computing systems to be called by these pretty names, it is necessary for the system to be labeled directed graph structure where the nodes perform some simple computations. ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ द नोड्स, यानी जिन्हें वर्टिसेस बोलते हैं, सेट ऑफ कनेक्शंस, एजेस, लिंक्स, आर्क्स, connecting pair of nodes. ये आगे हम देखते हैं. A graph is said to be labeled graph if each connection is associated with a label to identify some property of the connection. अब जैसे आपके पास अब दो तरह के फिगर्स आपके नज़र आ गए, लेफ्ट और राइट. अब आपके पास एक नेटवर्क इस तरह का है कि जिसके अंदर आपके पास x1 और x2 है. इट्स वैल्यू कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1, देन यू मल्टीप्लाई एंड यू गेट द आउटपुट, दिस इज़ योर एंड वैल्यू. और जबकि यहाँ पे देखें राइट साइड पे क्या है कि यहाँ पे x1 मल्टीप्लाइड बाय वेट, यानी x1 को आप w1 और प्लस x2 इंटू w2. ठीक है। तो यानी यहाँ पे आपके वेट्स आ गए, इधर वेट नहीं है, आपके पास वेट नहीं है, यहाँ पे 1 1 ही है यहाँ पे वेट. दिस ग्राफ कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ न्यूरल नेटवर्क सिंस द कनेक्शंस बिटवीन द नोड्स आर फिक्स्ड. ये इन दो नोड्स के दरमियान जो कनेक्शंस हैं आपके ये क्या है, फिक्स हैं. And appear to play no other role than carrying the input to the node that computed their conjunction. जबकि the graph right side पे देखें, the graph structure which connects the weights modifiable, यानी ये weights आपके modifiable हों, इसी को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कि जिसमें हम वेट्स को मॉडिफाई करते हैं, हम वेट्स को एडजस्ट करते हैं थ्रू बैक प्रोपेगेशन. हम बैक प्रोपेगेशन के थ्रू अपने सिस्टम को ट्रेन करते हैं. ट्रेनिंग से क्या मुराद है, इन वेट्स की एडजस्टमेंट. ठीक है। तो वेट्स मॉडिफिएबल यूजिंग अ लर्निंग एल्गोरिदम क्वालिफाइज द कंप्यूटिंग सिस्टम टू बी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स.
The field of neural networks was pioneered by Bernard Whitrow of Stanford University, USA in 1950s. अच्छा, अब उसके बाद आता है जी बायोलॉजिकल न्यूरॉन मॉडल। अब उसमें क्या है, 4 पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल नर्व सेल के 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट क्या होते हैं? जो एक्सेप्ट करते हैं इनपुट। सोमा जो प्रोसेस करते हैं इनपुट को, यानी इनपुट हो गया, कंट्रोलर हो गया। एक्सॉन टर्न्स द प्रोसेस इनपुट इनटू आउटपुट। ठीक है, ये अब हम समझ रहे हैं कि इनपुट को आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। और सिनेप्स इज द इलेक्ट्रोमैकेनिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी न्यूरॉन्स। तो ये आपके जो आपके नर्व सेल आपकी जो बॉडी के अंदर होते हैं वो इस तरह से काम कर रहे होते हैं। यानी हम इंसान खुद एक बजाते खुद एक बड़ा ज़बरदस्त फीडबैक कंट्रोल है। यानी इसी हमें तो ये हमारी जो इंटेलिजेंस है इंसानों की, तो हमें तो ये इमिटेट कर रहे हैं, जिसको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे रहे हैं। खैर, इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान इंसान ही रहेगा, मशीन जो मर्जी कर ले। नहीं हो। आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल। अच्छा, अब आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल में क्या होगा कि ये देखें, इनपुट्स टू द नेटवर्क आर रिप्रेजेंटेड बाय द मैथमेटिकल मॉडल एक्स एन। ईच ऑफ दीज इनपुट्स आर मल्टीप्लाइड बाय अ कनेक्शन वेट डब्ल्यू एन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस WN x n। तो यहाँ से आपका ये आउटपुट जनरेट हो जाएगी, फंक्शन ऑफ W1 x1 प्लस so on plus WNXN. These products are simply summed and fed through the transfer function f to generate a result and then output। यानी यहाँ से फिर आपकी आउटपुट जनरेट होगी। आगे हम देखते हैं नेटवर्क आगे आएगा इस तरह का, बैक प्रोपेगेशन में हम देखेंगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम by trying to mimic the structure and the function of our nervous system. Neural networks are based on simulated neurons which are joined together in a variety of ways to form networks. The neural network resembles the human brain in the following two ways. A neural network acquires knowledge through learning. A neural network's knowledge is stored within the interconnection strands known as synaptic weight. अच्छा, ये देखें, अब जैसे आपके पास एक नेटवर्क आ गया, आपके पास इनपुट लेयर आ गई, हिडन लेयर्स आ गई और एक आउटपुट लेयर आ गई। तो ये आपकी जो है कनेक्शन है, जिनके वेट्स आप क्या करते हो, एडजस्ट करते हो, मतलब सिस्टम एडजस्ट करता है इनके वेट्स को। तो देखें, इसका आर्किटेक्चर ये आ गया, इनपुट दैट गोज टू योर न्यूरल नेटवर्क इंक्लूडिंग कनेक्शंस कॉल्ड वेट्स बिटवीन न्यूरॉन। उसके बाद एक आउटपुट जनरेट होगी, वो आउटपुट कंपेयर होगी, यानी यहाँ कंपेरेटर लगा होगा आपकी सेट पॉइंट के साथ, डिजायर्ड आउटपुट के साथ। फिर उस कंपेरेटर से एक एरर सिग्नल जनरेट होगा जो कि वापस इसके ऊपर आएगा। इसको बैक प्रोपेगेशन बोलते हैं। तो बैक प्रोपेगेशन होगी और ये वेट्स आपके एडजस्ट होंगे यहाँ तक कि आपका जो ये डिफरेंस है ये ज़ीरो को कन्वर्ज नहीं करता। तो इसकी कन्वर्जेंस करवाते हैं हम। The neurons in an animal's brain are hardwired. It is equally obvious the animals, especially higher order animals, learn as they grow. How does this learning occur? What are the possible mathematical models of learning? In artificial neural networks, learning refers to the methods of modifying the weights. ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स में लर्निंग से क्या मुराद है? लर्निंग आपके ना, लर्निंग इससे मुराद ये है कि आपके जो वेट्स हैं, जो आपके जो न्यूरॉन्स जिससे कनेक्टेड हैं, जो वेट्स हैं आपके, लर्निंग रेफर्स टू द मेथड्स ऑफ modifying the weights of connections between the nodes of a specified network. The learning ability of a neural network is determined by its architecture and by the algorithm method chosen for the training. अब इसमें लर्निंग में फिर दो तरह की लर्निंग होती है, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है कि जिस तरह से मैं आपका टीचर हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है, इस नहीं आपको इनपुट भी बता रहा हूँ, आपको आउटपुट भी बता रहा हूँ। और अनसुपरवाइज लर्निंग ये होती है कि आपका कोई टीचर नहीं है, आप खुद से यू आर लर्निंग बाय डूइंग। तो अब इसमें सुपरवाइज लर्निंग क्या है? टीचर इज अवेलेबल टू इंडिकेट वेदर द सिस्टम इज परफॉर्मिंग करेक्टली और टू इंडिकेट द अमाउंट ऑफ द एरर इन द सिस्टम परफॉर्मेंस। हियर अ टीचर इज सेट ऑफ अ ट्रेनिंग डेटा। यानी टीचर को आप ट्रेनिंग डेटा बोलते हैं, जिसके आपको इनपुट और आउटपुट गिवन होती है। तो सिस्टम ने क्या करना होता है, अपने आप को ट्रेन करके अपने वेट्स को एडजस्ट करके उसी तरह के इनपुट के लिए वैसे ही आउटपुट जनरेट करनी होती है डेटा के मुताबिक। तो ये यही बात मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि ये डेटा ड्रिवन टेक्निक्स हैं, जो इंटेलिजेंट टेक्निक्स हैं। अब इसके लिए उसको कोई फर्स्ट प्रिंसिपल मॉडलिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई इक्वेशंस लगा के ट्रांसफर फंक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको जस्ट इनपुट आउटपुट डेटा दें और ट्रेन करें अपने मॉडल को। और इसका फ़ायदा ये है कि कंट्रोल सिस्टम के अंदर ये हाईली नॉन लीनियर जो कंट्रोल होता है उसके अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है, कि जिसमें मॉडल ही नहीं बन पा रहा होता आपके सिस्टम को, इतना नॉन लीनियर सिस्टम होता है, हाईली नॉन लीनियर सिस्टम। तो वहाँ पे आप जो है इसको यूज़ करते हैं।
The training data consists of pairs of input and desired output values that are traditionally represented in data vectors. Supervised learning can also be referred as classification, where we have a wide range of classifiers. इसमें मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के नियरेस्ट टेबल वेरियस एल्गोरिदम्स है. अच्छा, दिस इज लर्निंग बाय डूइंग, जो अनसुपरवाइज लर्निंग है. इसमें क्लस्टरिंग होती है कि क्लस्टर बन जाते हैं, यानी ग्रुप्स बन जाते हैं कि इस तरह के स्पेसिफाइड बिहेवियर है इनपुट का एक आउटपुट के हिसाब से. इन दिस अप्रोच नो सैम्पल आउटपुट्स आर प्रोवाइडेड to the network against which it can measure its predictive performance for a given vector of inputs. One common form of unsupervised learning is clustering, where we try to categorize data in different clusters by their similarity. फिर एक इसमें आता है बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम. द बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम जो है, जो कि 1986 में जो है डिवाइस किया रिमुल हाल्ट और मैक्लेलैंड ने, इज यूज्ड इन लेयर्ड फीड फॉरवर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स. बैक प्रोपेगेशन इज अ मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड सुपरवाइज्ड लर्निंग बेस्ड नेटवर्क बेस्ड ऑन ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल. ये ग्रेडियंट डिसेंट लर्निंग रूल एक ऑप्टिमाइजेशन की टेक्निक होती है, जिसके अंदर आप जो है अपनी मिनिमा को, जो इसका मैं समराइज़ करूँ कि आप आहिस्ता आहिस्ता अपने लर्निंग रेट के साथ अपने जो सिस्टम की जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ तक अप्रोच कर जाते हैं. तो ये ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम इसमें यूज़ होता है. वी प्रोवाइड द एल्गोरिदम विद द एग्जांपल्स ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स. वी वांट द नेटवर्क टू कंप्यूट एंड देन द एरर डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इज कैलकुलेटेड. यानी इसमें वो जो आपका सेट पॉइंट एस पी माइनस पी वी हो रहा है और एरर निकल रहा है, तो ग्रेडियंट डिसेंट रूल के तहत जो है उसकी मिनिमाइजेशन हुई. द आइडिया ऑफ बैक प्रोपेगेशन एल्गोरिदम is to reduce this error until the artificial neural network learns the training data. एडवांटेजेस इसमें क्या आ गए कि इट इन्वॉल्व्स ह्यूमन लाइक थिंकिंग. जैसे इंसान सोचते हैं ये वैसा नेटवर्क बन जाता है. दे हैंडल नॉइजी और मिसिंग डेटा. दे कैन वर्क विद लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स और पैरामीटर्स. They provide greater solutions with predictive accuracy. System has got the property of continuous learning. They deal with the non-linearity. ये सबसे important है, in which we live. क्योंकि नॉन लिनियरिटी का मतलब होता है 1+1 इज़ नॉट इक्वल टू 2 एंड 2+2 नॉट इक्वल टू 4. ठीक है, यानी दीज प्रिंसिपल डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो कि लीनियर सिस्टम्स फॉलो करते हैं. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक इज़ आईओटी. आईओटी जो है इसकी आजकल बड़ी धूम है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड रिमोटली थ्रू योर इंटरनेट. यानी आप हर चीज़ को इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो. तो ये इसका बुनियादी आइडिया है कि आपका जो सारा डेटा होगा वो क्लाउड के ऊपर आप शिफ्ट कर देते हैं, और उस क्लाउड से फिर उसकी मदद से आप कहीं भी बैठे हुए उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं. कंट्रोलिंग की तरफ तो नहीं हम ज़्यादा जाएंगे क्योंकि इसमें टाइम डिले बहुत ज़्यादा आ जाएगा. तो आप मॉनिटरिंग की तरफ रहें, जैसे स्काडा सिस्टम का हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था. तो आईओटी के अंदर जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड. जो इंडस्ट्री में आईओटी यूज़ होते हैं सिस्टम्स, उनको आईआईओटी बोलते हैं, इंडस्ट्रियल आईओटी सिस्टम्स. अब उस एक है एआई का फीचर कि उसके अंदर जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं. उसके अंदर इंटेलिजेंस आ गई है काफ़ी ज़्यादा. और फिर कनेक्टिविटी है कि उसके अंदर जो है वो कनेक्टिविटी, न्यू enabling technologies for networking and specifically IoT networking mean networks are no longer exclusively tied to major providers. Networks can exist on a much smaller and cheaper scale while still being practical. यानी कनेक्टिविटी आपके पास काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है अब इसके अंदर. तो IoT creates these small networks between its system devices, sensors. अच्छा, ये याद रखिएगा कि जो IoT बेस्ड सिस्टम है उसकी जान सेंसर्स हैं, यानी हर चीज़ आपकी सेंसर बेस्ड बन जाएगी. लेकिन रिमोटली आपको आपके अपनी बॉडी के अंदर भी आपके जो 5 सेंसेस होती हैं उसे आप डिसाइड करते हो ना, तो सेंसर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं. तो IoT loses its distinction without sensors. So they act as the defining instruments which transform IoT from a standard passive network of devices into an active system capable of real world integration. फिर आती है इसकी एक्टिव एंगेजमेंट के, आपकी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके पास एनालिटिक्स आ जाते हैं, आपके जो है वो मतलब आपके पास आपकी इंगेजमेंट बढ़ जाती है इसमें. मच ऑफ द टुडेज इंटरेक्शन विद द कनेक्टेड टेक्नोलॉजी हैपेंस थ्रू पैसिव एंगेजमेंट. आईओटी इंट्रोड्यूसेस अ न्यू पैराडिम ऑफ एक्टिव एंगेजमेंट. यानी जो कस्टमर होता है वो अपने प्रोडक्ट के साथ इंगेज रहता है कि किस स्टेज पे मेरा प्रोडक्ट पहुंचा है, क्या क्या स्टेप्स हो चुके हैं. अच्छा जी, स्मॉल डिवाइसेस. छोटे छोटे डिवाइसेस एज प्रेडिक्टेड have become smaller, cheaper and more powerful over time. IoT exploits purpose built small devices to deliver its precision
स्केलेबिलिटी एंड वर्सेटैलिटी। अब ये आईओटी के एडवांटेजेस क्या हैं कि इम्प्रूव कस्टमर इंगेजमेंट, के कस्टमर जो है अब उसकी ज़्यादा अच्छी नज़र रहती है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट जो है इससे पॉसिबल हुई है, टेक्नोलॉजी की ऑप्टिमाइजेशन इससे हुई है। फिर आपका वेस्ट कम से कम हो गया, क्योंकि आपका जो है एनालिटिक्स अवेलेबल हैं। आपके प्रोसेस में जब भी कोई मसला आता है, कोई बग आता है, तो आप फ़ौरन जो है वो उसको आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करते हैं, और आपकी जो डेटा कलेक्शन है वो बहुत ईजी हो गई है। डेटा भी इसकी जान है आपके आईओटी सिस्टम की, यू हैव टू हैव डेटा लॉट्स ऑफ डेटा। तो मॉडर्न डेटा कलेक्शन सफर्स फ्रॉम इट्स लिमिटेशन एंड डिजाइन फॉर पैसिव यूज। IoT breaks it out of those spaces and places it exactly where the humans want really to analyze, और डेटा से बेसिकली आप एनालाइज करोगे ना अपने कोई भी प्रोसेस को। अच्छा, अब आईओटी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं जी? सिक्योरिटी के इश्यूज इसमें रहते हैं, हैकर्स हैं, प्राइवेसी के इश्यूज हैं, कॉम्प्लेक्सिटी के इश्यूज हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी है कि फ्लेक्सिबिलिटी, मैनी आर कंसर्न अबाउट द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एन आईओटी सिस्टम टू इंटीग्रेट इजीली विद अनदर। ठीक है, तो वरी अबाउट फाइंडिंग देमसेल्व्स विद सेवरल कॉन्फ्लिक्टिंग और लॉक्ड सिस्टम्स। तो ये उसमें मतलब ये थोड़ा सा उनको होता है कि फ्लेक्सिबल नहीं होता ये सिस्टम। अच्छा, कंप्लाइंस। तो आईओटी लाइक एनी अदर टेक्नोलॉजी इन द रियलम ऑफ बिजनेस मस्ट कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। ठीक है, इसकी कंप्लाइंस के इश्यूज भी जो हैं आईओटी की जो भी फेस किए जा रहे हैं वो ये चीज़ें। अच्छा, एक आपको आईपीसी के हवाले से आईओटी का जो स्ट्रक्चर बनेगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें से एक ये है कि जैसे ये देखें आपके सारे सेंसर्स जो हैं यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और वो सेंसर्स का जो डेटा है वो आपका, जैसे अब आपका देखें यहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, करंट ट्रांसफार्मर, पावर मीटर, प्रेशर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, और वो सारे के सारे डेटा अपने RS-485 से और एनालॉग 4220 से ड्राइव को दे रहे हैं, और ड्राइव का डेटा जो है आगे फर्दर, ड्राइव का डेटा आपका आप देख सकते हैं कि इसमें ड्राइव का डेटा फिर आगे फर्दर 485 में कन्वर्ट हुआ, HMI को गया, और HMI का डेटा आगे RS-232 से फिर आगे मॉडेम को गया, और फिर वहाँ से ये क्लाउड पे चला गया, और क्लाउड के थ्रू फिर ये आगे फर्दर एक्सेस हो रहा है इन अदर पार्ट्स ऑफ दी वर्ल्ड कह सकते हैं, इन अदर एरियाज कह सकते हैं कि इन इस इंटरनेट के थ्रू। सो दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर टू अंडरस्टैंड एन आईओटी सिस्टम। तो ये एक आपका जो है एक आईओटी सिस्टम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए ये डायग्राम काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, अब उससे उसके बाद हम मूव कर रहे हैं इंडस्ट्री 4.0 की तरफ। अभी तक जो हम इंडस्ट्री में जो PLCs वगैरह हैं वो ये इंडस्ट्री 3.0 के अंदर बेसिकली आती हैं, और अब जो हमारा रेवोल्यूशन है वो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं। तो ये एक डायग्राम देखें जिसमें इंडस्ट्री 1.0 पहिया बना आपका, फिर इंडस्ट्री 2.0 बिजली आई, फिर इंडस्ट्री 3.0 कंप्यूटर आए, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ऑटोमेशन, और इंडस्ट्री 4.0 जो जिसमें अब हम हैं इस वक्त, हम जो है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर है, जिसके अंदर आपका जो है IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, और रोबोटिक्स है, जिसमें रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, क्योंकि आपकी सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग अब ऑटोमेटिक हो गई है। यानी आपके जो रोबोटिक आर्म्स हैं वो अब आपके यूज़ होते हैं, यानी अब आपकी हर चीज़ अब मैन्युफैक्चर्ड जो होती है उसमें ऑटोमेशन है। अच्छा, जैसे ये देखें, ये एक आपको एक नज़र आ रहा है जो मॉडर्न और स्पेस। अब देखें यहाँ पे आपको बहुत कम लोग नज़र आ रहे हैं, ज़्यादातर आपको मशीन्स आपको नज़र आएंगी कि जो मशीन्स के थ्रू काम हो रहा है यहाँ पे, और इसके एनालिटिक्स हैं। एनालिटिक्स से क्या मुराद होता है कि जिसमें आपके पास डिटेल्स होती हैं अपने सारे प्रोसेस की, डीप डिटेल्स। अच्छा, अब इसमें ये भी देखें, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था कि मैकेनाइजेशन। ठीक है, वेस्ट पावर मैकेनाइजेशन हुई थी, वाटर पावर, स्टीम पावर आपके पास आई थी। फिर सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था जिसमें आपका मैस प्रोडक्शन थी, असेंबली लाइन और इलेक्ट्रिसिटी थी। फिर आपके पास थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसके अंदर कंप्यूटर हैं और ऑटोमेशन है। और फाइनली फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें अब हम हैं, जिसमें साइबर फिजिकल आपके सिस्टम आ जाते हैं। ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। तो इंडस्ट्री 4.0 is as the next phase in the digitization of the manufacturing sector driven by the four disruptions, इसमें astonishing rise in data volumes, computational power and connectivity, especially new low power wide area networks, the emergence of analytics and business intelligence capabilities, new forms of human machine interaction such as touch interfaces and augmented reality systems, virtualization,
का भी एक कॉन्सेप्ट दिया था हमें, एक इंडस्ट्रियल टूर में हमने देखा था। एंड इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसफरिंग डिजिटल इंस्ट्रक्शंस टू द फिजिकल वर्ल्ड सच एज एडवांस्ड रोबोटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग। जैसे वर्चुअलाइजेशन थी कि जिसमें आप वर्चुअल पीसी बना लेते हैं अपना, जिसमें आप फिजिकल रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते, आपके पास जो पीसी मौजूद है उसमें ही एक वर्चुअल पीसी आप बना के अपने जो प्रोग्राम्स हैं ऑटोमेशन के वो उसमें टेस्ट कर सकते हैं यूजिंग हाई पावर, जो उसमें स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन करके। अच्छा, अब इसमें देखें IoT 4.0 में क्या है जी, क्लाउड कंप्यूटिंग आती है, मोबाइल टेक्नोलॉजीज़ है, मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी है, 3D प्रिंटिंग है, एडवांस रोबोटिक्स है, बिग डेटा एंड एनालिटिक्स है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन मेथड है। RFID भी एक टेक्निक होती है जो कि बड़ी यूज़ होती है, जिसमें आइडेंटिफिकेशन पर्पजेज़ के लिए इसमें इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉग्निटिव कंप्यूटिंग है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। तो ये सारे के सारे इंडस्ट्री 4.0 के पिलर्स हैं, ठीक है। और इसमें फिर एक कॉन्सेप्ट आता है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का। और रोबोट्स क्या चीज़ होते हैं, ये जो इंडस्ट्री 4.0 या जो अभी का दौर है इसको हम रोबोटाइजेशन भी बोल सकते हैं, रोबोटाइजेशन। तो वर्ड रोबोट जो था, वर्ड रोबोट वाज कॉइन्ड बाय चेकर सीजैक, चेकर रिपब्लिक का नॉवेलिस्ट जो था कार्ल कैपिक इन 1920, ठीक है, उसने इसका नाम जो है कॉइन किया था। रोबोटा इज सीजैक, चेकर में वहाँ सीजैक की जो ज़बान है, इज़ अ वर्ड फॉर वर्कर और सर्वेंट। तो डेफिनेशन ऑफ रोबोट क्या है, रोबोट इज़ अ रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिज़ाइन टू मूव मटीरियल पार्ट्स टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस थ्रू वेरिएबल प्रोग्राम्ड मोशंस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ वेराइटी ऑफ टास्क। यानी उसमें हम क्या करते हैं कि प्रोग्रामिंग कर देते हैं, और प्रोग्रामिंग के थ्रू हम बहुत सारे जो है मटेरियल उसमें उसकी जो मूवमेंट से अपने काम से लेते हैं। अब इसमें लॉज ऑफ कुछ रोबोटिक्स हैं, यानी हम थोड़ा सा रोबोट को मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि लॉज जनाब, जैसे 3 लॉज हैं रोबोट्स के। अ रोबोट में नॉट इंजर अ ह्यूमन बीइंग और थ्रू इनएक्शन अलाउ अ ह्यूमन बीइंग टू कम टू हार्म। Law 2. A robot must obey the orders given to it by human beings, except where such orders would conflict with a higher order law. Law 3. A robot must protect its own existence as long as such protection does not conflict with a higher order law. तो ये तीसरा लॉ है। तो ये कुछ लॉज बनाए हुए हैं रोबोटिक्स के लिटरेचर में आपको मिलते हैं। तो इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, अगेन रोबोटिक्स में सेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको इनपुट डेटा प्रोवाइड करते हैं। फिर इसमें एक्चुएटर्स होते हैं जो कि आउटपुट का काम करते हैं। और कंट्रोलर होता है जो कि इसमें अगेन अपनी प्रोग्रामिंग के मुताबिक जो है काम करवाता है, ठीक है, दैट इज़ द ब्रेन ऑफ योर रोबोट। और क्या क्या काम हो सकते हैं इंडस्ट्री के अंदर, इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल में, हम रोबोटाइजेशन में या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो है वो जो है इसके बहुत सारे काम, मटेरियल हैंडलिंग का काम ऐसे कर सकते हैं, मटेरियल ट्रांसफ़र का कर सकते हैं, मशीन लोडिंग अप अनलोडिंग, स्पॉट वेल्डिंग, कंटिन्यूस आर्क वेल्डिंग, स्प्रे कोटिंग, असेंबली, इंस्पेक्शन, ये सारे काम आप इससे रोबोट से ले सकते हैं, जो कि मतलब जिसमें आप एक्यूरेसी के साथ ही काम ले सकते हैं। ह्यूमंस के साथ आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी, लेकिन इनके साथ आपको एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी। अच्छा, और नेक्स्ट इनका फीचर क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनका फीचर है, इसमें कॉग रोबोट है या किस्मत रोबोट है। तो ये रोबोटाइजेशन का दौर है, तो इसलिए रोबोट्स का थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस किया है। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग।